नमस्कार। इस वीडियो में हम एजुकेशन कमीशन 1952-53 या फिर जिसको बोला जाता है मुदलियार कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो कमीशन है ये बना था 1952 में और इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1963 में। एम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस कमीशन यानी इस कमीशन को बनाया क्यों गया। फर्स्ट जो रीजन था वो था एनक्वायर प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या दिक्कतें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका पता लगाने के लिए। सेकंड, एम, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटेंट यानी एम क्या होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का वो पता लगाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का वो पता लगाने के लिए, और कंटेंट क्या होना चाहिए सेकेंडरी एजुकेशन का वो पता लगाने के लिए इस कमीशन को बनाया गया। थर्ड रीजन, रिलेशनशिप सेकेंडरी एजुकेशन का विद प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन पता लगाने के लिए इन तीन मुख्य कारणों के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। अब जो मेजर रिकमेंडेशन थे मुदलियार कमीशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 वो थे इंस्टॉलेशन ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम विद डाइवर्सिफाइड कोर्सेज यानी कि हायर सेकेंडरी सिस्टम का निर्माण किया जाए और इसमें डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हों यानी विभिन्न दिशाओं में यानी विभिन्न ज्ञान वाले कोर्सेज हों, इसमें विभिन्न तरह के डायरेक्शन में ज्ञान मिले, इस तरह की व्यवस्था हो, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हों। सेकंड जो मेजर रिकमेंडेशन था वो था 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी मातृभाषा के साथ साथ 2 और भाषाओं का इंक्लूजन हो कोर्स में। इसके बाद जो अगला मेजर रिकमेंडेशन था वो था एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस यानी एजुकेशनल गाइडेंस मिले बच्चे को कि उसको कौन सा विषय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कैसे भविष्य में काम आएगा, इससे क्या कैरियर बन सकता है। साथ ही साथ उसको वोकेशनल गाइडेंस भी मिले यानी कि किसी टेक्निकल कोर्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको सीख कर वो अगर हायर सेकेंडरी लेवल के बाद एजुकेशन के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहे, एक जीवन यापन करना चाहे तो वो उन स्किल्स के बेस पे कर सके, ऐसी व्यवस्था होने की बात कही गई। इंप्रूवमेंट इन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन का जो उस समय सिस्टम था उसमें इंप्रूवमेंट की बात कही गई। इंप्रूवमेंट इन मेथड्स ऑफ टीचिंग के जो मेथड्स थे उनमें भी इंप्रूवमेंट की बात कही गई। ये 5 मुख्य मेजर रिकमेंडेशन थे मुदलियार कमीशन के। रिजल्ट्स इस कमीशन के ये हुए कि रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड बाय द सेकेंडरी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड वर एक्सेप्टेड बाय सर्टेन मॉडिफिकेशन यानी इस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन सामने रखे उनको ज्यादातर को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया गया। सेकंड जो रिजल्ट था वो था स्कीम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाज लॉन्च्ड ऑल ओवर इंडिया। इस कमीशन ने जिस तरह की सेकेंडरी एजुकेशन की स्कीम को सामने रखा था उस स्कीम को ऑल ओवर द इंडिया लॉन्च किया गया। थर्ड जो रिजल्ट था वो था स्कोप ऑफ AICSE को वाइडन किया गया, इसकी जिम्मेदारियों का दायरा और बढ़ाया गया। साथ ही साथ NCERT इसकी स्थापना की गई 1961 में ताकि देश के लेवल पे एजुकेशन के सेक्टर में गाइडेंस देने के लिए ये इंस्टीट्यूट काम कर सके। अब अगर रिकमेंडेशंस को हम मोटे तौर पर देखें तो 12 मुख्य प्रकार के रिकमेंडेशंस इस कमीशन ने किए थे। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम को लेकर, दूसरे जो रिकमेंडेशन थे वो थे प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन को लेकर, तीसरे तरह के जो रिकमेंडेशन थे वो थे रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक्स, फिर जो रिकमेंडेशन थे रिकमेंडेशंस ऑन टीचिंग मेथड्स, देन रिकमेंडेशंस ऑन इंप्रूविंग एग्जाम सिस्टम, देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यानी वोकेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसी स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्स होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, देन गाइडेंस इन एजुकेशन, देन एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए, चरित्र निर्माण की जो एजुकेशन है वो मिलना चाहिए बच्चे को, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचर्स स्टेटस, टीचर की जो स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, उनके पे स्केल में, उनके फैसिलिटीज में, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए रिकमेंडेशंस थे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो किसी स्कूल का किसी इंस्टीट्यूट का है उसके लिए रिकमेंडेशंस थे। तो ये 12 तरह के मुख्य रिकमेंडेशंस किए गए थे इस कमीशन के द्वारा। पहले जो टाइप के रिकमेंडेशंस थे हम उनको देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, तो इसमें बात पहले कही गई मिडिल स्कूल स्टेज पर कि नॉलेज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट देनी चाहिए बच्चे को, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए बच्चे में, वोकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक वैल्यूज होनी चाहिए बच्चे में। ये 4 तरह के मुख्य जो पैमाने हैं वो दिए गए मिडिल स्कूल स्टेज के लिए। साथ ही इस स्तर पर करिकुलम के बारे में कहा गया कि करिकुलम में एक तो लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज में मदर टंग या ओरिजिनल लैंग्वेज यानी जिस भाषा से वो बच्चा बिलोंग करता है असलियत में यानी मातृभाषा, और साथ ही साथ कोई नेशनल लैंग्वेज जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बोले जाने वाली भाषा है हमारी, या फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज सिस्टम की बात कही गई थी इस कमीशन में, एक मातृभाषा, दूसरी नेशनल लेवल पर बड़े लेवल पर बोले जाने वाली भाषा, और तीसरी कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज। 3 भाषाएं होनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट्स टू बी टॉट एट मिडिल स्टेज लेवल, इन भाषाओं के साथ साथ सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाने चाहिए मिडिल स्टेज पर वो होंगे सोशल स्टडीज, जर्नल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, क्राफ्ट। इसके बाद एट हायर स्टेज
इसके बाद एट हायर सेकेंडरी स्टेज पर बात कही गई कि जो करिकुलम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक कोर करिकुलम जो सभी बच्चों के लिए समान होगा, और दूसरा पार्ट हायर करिकुलम, ये एडिशनल होगा कोर करिकुलम के साथ में, और एवरी स्टूडेंट हैज टू टेक 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 7 ग्रुप। मुदलियार कमीशन द्वारा 7 ग्रुप्स दिए गए थे और कहा गया था कि इन 7 ग्रुप्स में से किसी बच्चे को कोई 3 विषय चुनने होंगे। ग्रुप 1 में ह्यूमैनिटीज ग्रुप था जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मैथ्स एक्सेट्रा थे। ग्रुप 2 में साइंस ग्रुप था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हेल्थ एंड हाइजीन था। ग्रुप 3 में टेक्निकल ग्रुप था जिसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। ग्रुप 4 में कमर्शियल ग्रुप था जिसमें इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग एक्सेट्रा था। ग्रुप 5 में एग्रीकल्चरल ग्रुप था जिसमें जेनरा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड केमिस्ट्री थे। ग्रुप 6 में फाइन आर्ट्स ग्रुप था जिसमें आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग एक्सेट्रा थे। ग्रुप 7 में होम साइंस ग्रुप था जिसमें होम इकोनॉमिक्स थी, न्यूट्रिशन, कुकरी, मदर क्राफ्ट एंड चाइल्ड केयर, होम नर्सिंग एक्सेट्रा, ये सब थे। तो इनमें से किसी ग्रुप से 3 सब्जेक्ट बच्चे को चुनने थे लैंग्वेज के साथ। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पर रिकमेंडेशंस की। सो इसमें बात करेंगे टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस की। अलोंग विद academic experiences, pupil get a variety of experiences through various activities in the classroom, playground, library, workshop। यानी पढ़ाई से जो एक्सपीरियंस मिलता है किसी बच्चे को, उसके साथ साथ ही क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, लाइब्रेरी में, वर्कशॉप में डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस गेन करवाए जाएं बच्चे को, यानी टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जाए बच्चे को। अगला था प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। इसमें कहा गया सपोर्टेड फ्लेक्सिबल करिकुलम व्हिच कैन बी रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, नीड एंड लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर था प्रिंसिपल ऑफ लिजायर। इट शुड बी एबल टू ट्रेन द स्टूडेंट्स फॉर बोथ वर्क एंड लिजायर, यानी कि करिकुलम बनाते समय लिजायर को भी ध्यान में रखना है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ उसका लिजायर टाइम भी मिल सके। फिर था प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम शुड बी कोरिलेटेड टू ईच अदर, यानी करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए। सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होने चाहिए। दे शुड नॉट बी नैरो आइटम्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट्स इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ उनमें फैक्ट्स भर दिए गए हों, रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हों, ऐसा इसमें कहा गया। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, इसकी बात कही गई। इसका मतलब करिकुलम मस्ट बी रिलेटेड टू कम्युनिटी लाइफ। करिकुलम जो भी एक पूर्ण रूप से हो वो ऐसा हो कि कम्युनिटी लाइफ से रिलेटेबल हो। इंपॉर्टेंट शुड बी ऑन प्रोडक्टिव वर्क, इसकी बात कही गई। प्रोडक्टिव वर्क पर फोकस दिया गया। इट शुड इंक्लूड प्रैक्टिकल नॉलेज अलॉन्ग विद थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए करिकुलम के थ्रू, इस पर जोर दिया गया। Recommendations on textbook. High power textbook committee should be constituted for selection and reforms. यानी टेक्स्ट बुक कौन सी पढ़ाई जाएंगी, उनमें क्या रिफॉर्म्स होंगे, इसके लिए हाई पावर टेक्स्ट बुक कमिटी बनाने की बात कही गई। फ्रीक्वेंट चेंजेस जो टेक्स्ट बुक में होते हैं, समय समय पर होने वाले जो चेंजेस हैं, इनको बहुत ही जल्दी ना किया जाए, इस बात पर फोकस किया गया कि चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक जल्दी जल्दी ना करे जाएं, सो दैट बच्चों को तकलीफ कम हो। सिंगल टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर एवरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक ना प्रेस्क्राइब की जाए किसी सब्जेक्ट के लिए बाय द स्कूल। मल्टीपल बुक्स को प्रेस्क्राइब किया जाए सो दैट बच्चा जो है अलग अलग बुक से अपने सहूलियत के हिसाब से पढ़ सके। बुक्स शुड नॉट स्प्रेड हेट्रेड, एनिमिटी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, रिलीजन और सोशल कस्टम, यानी किसी भी बुक में ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे किसी कम्युनिटी, रिलीजन या सोशल कस्टम्स से लेके भावनाएं आहत हों किसी की भी। Recommendations on teaching methods. Teaching methods should provide opportunities for students to develop clear thinking and expression in both speech and writing. Teaching method इस तरह से हो कि वो मौके उपलब्ध करवाएं बच्चों को ऑफ क्लियर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन, दोनों ही तरहों से, स्पीच से भी और राइटिंग से भी, यानी बच्चा बोलकर या लिखकर अपनी भावनाएं, अपनी सोच को व्यक्त कर पाए, इस तरह के मौके मिलने चाहिए। इस तरह का होना चाहिए टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड्स शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए टीचिंग मेथड, इसकी बात कही गई। टीचिंग शुड टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, इस तरह की बात की गई। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, एक जैसे तरह से नहीं समझ सकता कंसेप्ट्स को, हर एक के समझने का तरीका अलग है, स्पीड अलग है, तो हर एक को उसी तरह से समझाया जाए, ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। शुड इनकलकेट डिजायरेबल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, टीचिंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए जिनसे बच्चों में जो डिजायर्ड क्वालिटीज हैं, वैल्यूज हैं, एटीट्यूड्स हैं, उनका निर्माण हो सके, डेवलपमेंट हो सके। देयर शुड बी मोर फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स, टीचिंग मेथड्स में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हों, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स हों, यानी कि सिर्फ बोलकर बच्चे को ना ज्ञान दिया जाए बल्कि एक्सपेरिमेंट करवाकर, डेमोन्स्ट्रेट करवाकर उसको नॉलेज दी जाए।
रिकमेंडेशंस ऑन इंप्रूविंग एग्जाम सिस्टम, नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम्स शुड बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो बोर्ड के पेपर जिस तरह से होते थे, यानी स्कूल से बाहर कहीं जाकर एग्जाम देना पड़ता था बच्चे को, इस तरह के एक्सटर्नल एग्जाम्स की संख्या कम की जाए। और इसमें कहा गया कि सेकेंडरी स्कूल खत्म होने पर केवल एक ही एग्जाम होना चाहिए, जैसे कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होता है। सब्जेक्टिविटी ऐसे टाइप क्वेश्चन शुड बी मिनिमाइज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें कहा गया कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं जिनमें निबंध टाइप का लिखना होता है, उस तरह के क्वेश्चन कम किए जाएं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएं, ताकि पता चल पाए कि ताकि रियल टाइम जो थिंकिंग है बच्चे की अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन वो डेवलप हो, ना कि बच्चा रट कर कुछ आए और वो लिख दे। तो रटन पद्धति कम हो और रियल टाइम थिंकिंग कैपेसिटी जो है बच्चे की वो ग्रो हो, इस पर जोर दिया गया। नेचर ऑफ द टेस्ट शुड बी डिस्करेजिंग cramming and encourage intelligent understanding, so test should concern with rational understanding। यानी कि इसमें कहा गया कि जो क्रैमिंग यानी रटने की जो प्रक्रिया होती है उसको डिस्करेजमेंट मिले और इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग जो है यानी कंसेप्ट को समझकर रियल टाइम में क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन के अनुसार कंसेप्ट्स को अप्लाई करके जो आंसर देने की कैपेबिलिटी है वो बच्चों में जनरेट हो, रटने की जो उनकी आदत है वो कम हो। इस तरह का होना चाहिए हमारा एग्जाम सिस्टम, ताकि बच्चे में रैशनल अंडरस्टैंडिंग जो है वह पनप पाए। स्कूल रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड फॉर एवरी स्टूडेंट इंडिकेटिंग वर्क डन बाय हिम। स्कूल रिकॉर्ड्स होने चाहिए हर बच्चे से रिलेटेड और उसमें लिखा होना चाहिए कि किस बच्चे ने क्या काम किया। इस कमीशन ने 5 पॉइंट स्केल भी दी जिसमें ग्रेड्स थे A, B, C, D एंड E। A यानी डिस्टिंक्शन, B यानी क्रेडिट, C यानी पास, D एंड E यानी फेल या री एग्जाम। शुड बी अ प्रोविजन फॉर द कंपार्टमेंटल एग्जाम, 1 फॉर ईच सब्जेक्ट। इस कमीशन ने यह भी रिकमेंडेशन दिया कि कोई अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम लिया जाना चाहिए, 1 फॉर ईच सब्जेक्ट यानी हर सब्जेक्ट के लिए। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से मतलब है कि कोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन हो एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ताकि मीट कर पाएं इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स एंड टैलेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स के जो हैं उनसे मीट कर पाएं एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारे। कोई अगर टेक्निकल डायरेक्शन में अच्छा है तो उसके उस तरह के कोर्सेज मिलने चाहिए ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज को और बढ़ा सके। कोई अगर आर्ट्स में अच्छा है तो उसे आर्ट्स से रिलेटेड वोकेशनल कोर्सेज मिलने चाहिए ताकि वो उस डायरेक्शन में अपने आप को और बेहतर बना सके। कोई सिंगिंग में अच्छा है तो उसे उस तरह के वोकेशनल कोर्सेज मिलने चाहिए। तो हर छात्र को उसके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और टैलेंट्स के अकॉर्डिंग डाइवर्स कोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इस तरह की बात कही गई। कमिटी एडवाइज्ड ऑन प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल एजुकेशन। इस कमीशन ने कहा कि एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए वोकेशनल कोर्सेज के अंतर्गत। गाइडेंस इन एजुकेशन, देयर शुड बी एन अपॉइंटमेंट ऑफ गाइडेंस ऑफिसर एंड कैरियर मास्टर्स इन स्कूल्स फॉर एजुकेशन, पर्सनल एंड सोशल गाइडेंस। यानी कि इस कमीशन ने कहा कि स्कूल्स में एक होना चाहिए गाइडेंस ऑफिसर और एक होना चाहिए कैरियर मास्टर, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड, पर्सनल एंड सोशल लाइफ से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो बच्चों को प्रोवाइड करवा सके। एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर बेटर डिसिप्लिन। यानी कि एक करीबी रिश्ता हो टीचर और स्टूडेंट के बीच ताकि एक बेहतर डिसिप्लिन स्थापित हो पाए, इसकी बात कही गई। एनसीसी स्काउट कैंप्स शुड बी एनकरेज्ड। एनसीसी के जो स्काउट कैंप्स हैं उनको स्कूल में एनकरेज करना चाहिए। बोथ को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल एजुकेशन। यानी कि को करिकुलर पढ़ाई से परे हटकर जो एक्टिविटीज हैं, खेल कूद से रिलेटेड, कोई और आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, तो इस तरह की को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एनकरेजमेंट मिलना चाहिए स्कूल एजुकेशन में। फर्स्ट एड, जूनियर रेड क्रॉस वर्क शुड बी इनिशिएटेड इन द स्कूल्स। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस, इसमें कहा गया कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सर्विस शुड बी अवेलेबल इन ऑल स्टेट्स। यानी कि हर तरह की स्थिति में स्कूल्स में प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। सम ऑफ द टीचर्स शुड बी ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए फर्स्ट एड में एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ में। प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड इन द हॉस्टल्स एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स। जो भी ऐसे स्कूल हैं जहां हॉस्टल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहां पर प्रॉपर न्यूट्रिशन का जो स्टैंडर्ड है वो तय किया जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही चीजें होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी मेड टू सूट द इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल छात्र के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा मॉडिफाई करके
प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इनफ टू इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन दी जानी चाहिए स्कूल एजुकेशन में, और वो इस तरह की हो कि उसमें सारे एस्पेक्ट जो हैं हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड वो डिलीवर हो जाएं बच्चे को। फुल रिकॉर्ड्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी मेंटेन्ड, इस तरह की बात कही गई। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन थे, देयर शुड बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचर ट्रेनिंग। 2 तरह के इंस्टीट्यूशन होने की बात कही गई फॉर टीचर ट्रेनिंग। पहले वह फॉर दोज हु हैव टेकन द स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और हायर सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट फॉर whom the period of training should be of 2 years। ऐसे लोग जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर आए हैं और टीचर बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 2 साल का कोर्स होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। दूसरा, फॉर ग्रेजुएट्स फॉर whom the training may for the present be of 1 academic year but extended as long term program to 2 academic years। यानी कि ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन करके आए हैं उनके लिए तुरंत 1 साल का कोर्स होना चाहिए जिसको बाद में एक्सटेंड किया जा सके 2 साल के एकेडमिक ईयर्स में। इस तरह के 2 तरह के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की इस कमीशन ने बात कही। ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंड एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटीज व्हिच शुड ग्रांट डिग्रीज व्हाइल सेकेंडरी ग्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेपरेट बोर्ड अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। इस कमीशन ने कहा कि ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए यूनिवर्सिटीज से, और ये यूनिवर्सिटीज इन लोगों को, ग्रेजुएट टीचर्स को कंप्लीशन पर डिग्रीज प्रोवाइड करवाएंगी। वहीं पर जो सेकेंडरी ग्रेड के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के साथ शायद एफिलिएटेड नहीं है, तो उनके लिए एक सेपरेट बोर्ड अपॉइंट किया जाना चाहिए जो इन तरह के इंस्टीट्यूशन से डील करेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑल द पीपल टीचर्स शुड बी गिवन सुटेबल स्टाइपेंड बाय द स्टेट। यानी स्टेट के द्वारा पीरियड ऑफ ट्रेनिंग जो होती है उसके दौरान टीचर्स को प्रॉपर स्टाइपेंड मिलना चाहिए बाय द स्टेट, इस तरह की बात कही गई। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर वर्क। ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं ये नॉर्मल पार्ट ऑफ देयर वर्क की तरह होने चाहिए। असिस्ट टू द इन सर्विस ट्रेनिंग बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग। यानी ये चीजें मिलनी चाहिए इन सर्विस ट्रेनिंग के दौरान, और ये ऐसी होनी चाहिए कि पार्ट ऑफ देयर वर्क बन जाए। रिफ्रेशर कोर्सेज, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज इन स्पेशल सब्जेक्ट्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस। Selection of students for teacher training may be made some month in advance of the opening of the course. The period of the training may be increased to a minimum of 180 days by eliminating the number of unnecessary holidays। यानी कि मिनिमम जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होगा किसी टीचर का वो 180 डेज का होना चाहिए, इस तरह की बात कही गई। नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉर अ ट्रेंड टीचर, कोई अगर ट्रेंड टीचर बन जाता है तो उसके लिए प्रोबेशन पीरियड जो है वो 1 ईयर का होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, इस तरह की बात कही गई। Management of schools, managing boards of all schools should be registered and should consist of a limited persons with headmaster as an ex officio member। यानी कि मैनेजिंग बोर्ड जो होगा किसी स्कूल का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, और इन पर्सन्स में हेडमास्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होना चाहिए। No member of the board should directly or indirectly interfere with the inter administration of the school। इस बोर्ड का कोई भी मेंबर जो होगा वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा विद द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, इस तरह की बात कही गई। स्कूल बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट को रिलेटेड रिकमेंडेशन, ओपन स्पेसेस अवेलेबल इन सिटीज मस्ट बी कंजर्व्ड एंड बी यूटिलाइज्ड एज प्लेग्राउंड बाय ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स। यानी कि सिटीज में जो भी ओपन स्पेसेस हैं उनको कंजर्व किया जाना चाहिए और स्कूल्स जो हैं इनको यूज कर सकें एज प्लेग्राउंड, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। Normally in designing buildings for schools, care should be taken to see that an area of not less than 10 square feet is provided per student in the classroom। यानी कि हर एक छात्र के लिए 10 फीट स्क्वायर इतनी जगह देनी चाहिए जब हम डिजाइन करते हैं किसी क्लासरूम को। Optimum number of boys to be admitted to any class should be 30 and maximum should not be in any case exceed 40। यानी कि ऑप्टिमम नंबर 30 बच्चे होने चाहिए किसी क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे होने चाहिए किसी क्लास में। इस कमीशन की रिकमेंडेशन बोला गया ऑप्टिमम नंबर इन द होल स्कूल शुड बी 500। पूरे के पूरे स्कूल में जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 500 होना चाहिए। वाइल मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड, ज़्यादा से ज़्यादा 750 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा गया। Hours of working and vacations, as a rule
द टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ स्कूल शुड नॉट बी लेस देन 200। किसी भी स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं वो 200 से कम नहीं होने चाहिए, ऐसा कहा गया। वर्किंग आवर्स पर वीक शुड बी एटलीस्ट 35, यानी कम से कम 35 वर्किंग आवर्स होने चाहिए पर वीक, जिसमें पीरियड्स जो हैं वो 45 मिनट के होने चाहिए। द स्कूल्स शुड वर्क रेगुलरली फॉर 6 डेज इन द वीक, एक हफ्ते में 6 दिन स्कूल चलना चाहिए। वन ऑफ द डेज बीइंग अ हाफ डे, इन 6 में से कोई एक दिन हाफ डे हो सकता है जब छात्र और शिक्षक एक दूसरे से इनफॉर्मली मिलेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या सोशल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर देयर शुड बी समर वेकेशन, यानी समर वेकेशन होने की बात की गई जिसका टेन्योर रखा गया 2 महीने, यानी 2 महीने का समर वेकेशन होना चाहिए और एट सुटेबल पीरियड्स 10 से 15 दिन की छुट्टियां दी जानी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। सो ये थे इस कमीशन के द्वारा दिए गए मेजर रिकमेंडेशंस। अब हम इस कमीशन के मेरिट्स की बात कर लेते हैं। सो इस कमीशन को अगर हम ओवरव्यू करें तो जो मेरिट्स हमें देखने को मिलेंगे वो है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात कही गई, स्ट्रेस दिया गया ऑन एग्रीकल्चरल एजुकेशन पर, डिस्कशन किया गया एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई, इंप्रूवमेंट इन टीचर्स सैलरी एंड पोजीशन की बात की गई, को करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस दिया गया, नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस इसकी बात कही गई, स्ट्रेस ऑन मल्टीपर्पज स्कूल इसकी बात कही गई, सजेशन टू ओपन टेक्निकल स्कूल्स नियर इंडस्ट्रीज इसकी बात कही गई। तो ये सभी मेरिट्स थे मुदलियार कमीशन के। अब डीमेरिट्स को हम देख लें। सजेशंस आर गिवन इन हेस्ट सो प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर, यानी कि जो सजेशन दिए गए वो हेस्ट में दिए गए, यानी कि जल्दबाजी में दिए गए, जिसके कारण कई सारी समस्याएं जस की तस बनी रही। नो न्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ टीचर, कोई नई बात नहीं कही गई जिससे टीचर्स की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में बेहतरी हो सके। नो सजेशन रिगार्डिंग द वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग बस इतना कहा गया कि जो एजुकेशन किसी लड़के को मिलती है वही लड़की को भी मिलनी चाहिए, और जहां लड़कियां अच्छे खासे नंबरों में हैं वहां पे होम साइंस की व्यवस्था होनी चाहिए हायर लेवल पे ताकि गर्ल्स पढ़ सकें। साथ ही आर्ट्स एंड म्यूजिक का इंक्लूजन होना चाहिए कोर्स में। बस इतना ही कहा गया, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में डीपली कोई बात नहीं की गई। स्टिल स्ट्रेस ऑन इंग्लिश, 3 लैंग्वेज सिस्टम की बात तो कही गई बट इंग्लिश का जो प्रभुत्व है वो अभी भी बना रहा। सो ये थे डीमेरिट्स इस कमीशन के। सो दिस इज द एंड। यहां हमने डिस्कस किया मुदलियार कमीशन या एजुकेशन कमीशन 1952-53 के बारे में। हमने उसके रिकमेंडेशंस को जाना, हमने उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर चर्चा की एंड एक ओवरव्यू आपको देने का प्रयास किया गया मुदलियार कमीशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।